हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल EDU स्टार पे। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा और लेक्चर नंबर सेकंड देखा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देखा। ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन क्या होगा, ट्रांसफार्मर की पूरी डिफिनेशन क्या होगी और उसके एक एक टर्म को समझा। लेक्चर नंबर 1 में उसके एक एक टर्म को समझा डिफिनेशन के कि उनके क्या अर्थ हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर का जो दूसरा लेक्चर बना उसमें हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल देखी, मीन्स क्रियाविधि देखी कि ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है और ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। उनके आधार पे हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी में मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ में एक रिलेशन भी निकाला। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर का, और लेक्चर नंबर 3 में एक आइडियल ट्रांसफार्मर का परिकल्पना करेंगे। इमेजिन करेंगे कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर यदि होता तो कैसा होता। यदि एक आइडियल ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते, उनके आइडियल जो पैरामीटर्स होते हैं, उनकी जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी आइडियली वैल्यू क्या क्या होती। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 जो होगा ट्रांसफार्मर का, उसमें आइडियल ट्रांसफार्मर देखेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से उसका कंपेयर करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से कंपेयर करेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के जो भी विशिष्ट गुण हैं उनके कितने गुण हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में पा रहे हैं। तो उनका आज हम दोनों का एक वो देखेंगे, कंपैरिजन भी देखेंगे कि आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल का। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का नो लोड और फुल लोड पे फेजर डायग्राम भी देखेंगे। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एन आइडियल ट्रांसफार्मर, हेडिंग लगाइए एन आइडियल ट्रांसफार्मर। एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल्स का मतलब होता है बिल्कुल आदर्श। जो बिल्कुल आदर्श हो, वह वैल्यू या वह मान या वह सामान, वह चीज जो बिल्कुल आदर्श हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, 100% प्योर हो, आइडियल हो, उसकी वैल्यू हो तो उसमें किसी प्रकार का प्लस माइनस ना हो सके। मीन्स जितने भी गुण होने चाहिए किसी मशीन में वो सारे के सारे गुण उसमें विद्यमान हो, तब हम कहेंगे वो आइडियल है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी चूंकि हम एक ह्यूमन है और ह्यूमन को भी आइडियल मान सकता है या किसी अन्य थिंग्स को आइडियल मान लेता है। आइडियल मान के उनको फॉलो करने का प्रयास करता है कि जो कार्य उन्होंने किया, जैसे जैसे किया उनके रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। उनके जो जो प्रॉपर्टी होते हैं जिनको भी आपने आइडियल मान रखा है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टी है उनको आप धारण करने का प्रयास करते हो। तुम में भी आप धारण कर जाओ, मैं भी आप धारण ना कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बनाए गए प्रतिष्ठों पे ही चलने का प्रयास करने लगते हो आप। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल आइडियल होंगे, उसमें किसी प्रकार का प्लस माइनस नहीं हो सकता। जो फिक्स है वो फिक्स है, बिल्कुल वही होगा। और हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से उसका कंपेयर करेंगे कि जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बता रहे हैं तो कितने गुण आइडियल ट्रांसफार्मर के गुण से मिल रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक्चुअल प्राप्त कर पाना मुश्किल है, आइडियल ट्रांसफार्मर डिजाइन कर पाना मुश्किल है, इसलिए इसे इमेजिनरी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इमेजिनरी इमेजिनरी ट्रांसफार्मर मीन्स ऐसा ट्रांसफार्मर जिसे केवल इमेजिन किया जा सके, जिसका ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और यदि हो तो बहुत अच्छा है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो केवल हम इमेजिन करते हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की इमेजिन करते हैं कि यदि एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो कैसा होता। तो आइए हम इसके अब धीरे धीरे प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसे आइडियल मान लिया गया कि ये ट्रांसफार्मर यदि बने, ऐसा ट्रांसफार्मर यदि हो, ये पैरामीटर यदि ट्रांसफार्मर में हो तो हम इसे आइडियल कहेंगे। तो चूंकि ट्रांसफार्मर एक मशीन है, ट्रांसफार्मर एक मशीन है, अब जब भी हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला मेरा मोटो जो होता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, पावर लॉसेस होती है। जब भी हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस क्या है, और वहां से फिर उसकी इफिशियंसी देखते हैं कि इफिशियंसी क्या है।
कोई भी मशीन जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला मेरा मोटो यही होता है कि इफिशियंसी जो है वो 100% हो, मीन्स पावर लॉस जो हो वो जीरो हो, पावर लॉस जीरो। जो भी मशीन डिजाइन कर रहा है पावर लॉस उसमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे ये एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने दिया, और कंस्ट्रक्शन में मुख्यतः दो पार्ट दिया हमने, एक तो वाइंडिंग और दूसरा कोर। पहला वाइंडिंग और दूसरा कोर। अब जो भी लॉसेस होंगे ट्रांसफार्मर में, जो भी लॉसेस होंगे ये इन्हीं दो पार्टों में होंगे, या तो वाइंडिंग में होंगे या तो कोर में होंगे। और जब भी हम आइडियल की बात करेंगे, आइडियल मशीन की बात करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो लॉसेस को जीरो मानेंगे कि लॉसेस क्या होना चाहिए, उसमें लॉसेस जीरो होना चाहिए। यदि आइडियल मशीन है या आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लॉसेस जीरो होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट कर करके हम लिखते भी चलेंगे और फिर उसे समझेंगे। देखिए पहला पॉइंट जो होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर का पावर लॉस जीरो होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस होता है वो जीरो होता है। और पावर लॉस वो कहाँ सकता है, कहाँ हो सकता है, तो या तो प्राइमरी वाइंडिंग में हो सकती है या तो फिर कोर में हो सकता है। अब वाइंडिंग में लॉसेस कैसे होगा, यहां पे हमने एसी सप्लाई दिया और यहां से करंट फ्लो किया EI1। जब हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी वोल्टता प्रदान की इनपुट पे या प्राइमरी वाइंडिंग पे, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगा, प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग यहां से वोल्टता सप्लाई की जाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जहां पे लोड कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही हम एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, करंट I1 फ्लो कर जाता है, और इस करंट के कारण यदि जो वाइंडिंग के लिए मटेरियल हमने ले रखा है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो रेजिस्टेंस के कारण इस वाइंडिंग में लॉसेस होने लगते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉपर लॉस। वाइंडिंग में जो लॉसेस होंगे उसे हम बोलेंगे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का फार्मूला क्या होगा, I², ठीक है। मींस जो लॉस है वाइंडिंग में लॉस जो हो रहा है उसे हमने बोला कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस का जो फार्मूला होगा I²R। अब यहां से देखिए ये R रेजिस्टेंस जो है, यदि इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जीरो हो, इस वाइंडिंग में यदि रेजिस्टेंस जीरो हो तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस में जीरो होगा। यदि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जीरो हो तो कॉपर लॉस जीरो हो जाएगा, मींस ये लॉसेस खत्म हो जाएगी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी मटेरियल्स हम लें वाइंडिंग के लिए उनका प्रतिरोध जीरो होना चाहिए, मींस प्रतिरोधकता भी जो मटेरियल्स है उसकी प्रतिरोधकता भी शून्य होना चाहिए, तब जाके हम वाइंडिंग लॉस या कॉपर लॉस से छुटकारा पा सकते हैं। तो यदि पावर लॉस जीरो है तो क्या होना चाहिए, वाइंडिंग लॉस भी जीरो होना चाहिए, मींस कॉपर लॉस भी जीरो होना चाहिए। अब देखिए ये जो कोर बना है, कोर ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होगा, CRGO का बना होगा, HRGO का बना होगा, सिलिकॉन स्टील का, मींस आयरन का ही बना होता है, और उसमें कुछ ना कुछ हम मिला के उनमें हानियों को कम करने का प्रयास करते हैं। तो इसी आधार पे कितने नाम, इसके काफी सारे नाम बनते हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि ये कोर बनी है वो आयरन की बनी है। तो पहला लॉस तो इसके वाइंडिंग में हुआ कॉपर लॉस। दूसरी लॉस जो होती है इस कोर में होता है, आयरन के पीस में होता है। आयरन का जो पीस हमने लिया है कोर के लिए इस कोर में होता है। तो चूंकि ये आयरन में लॉस होता है, आयरन के कोर में लॉस होता है, इसलिए इसे आयरन लॉस बोला जाता है। जो कोर में लॉसेस होगा या इस आयरन में लॉसेस होगा उसे हम बोलेंगे आयरन लॉस, आयरन लॉस।
तो ट्रांसफार्मर में मुख्य दो प्रकार की हानियां, पहला वाइंडिंग लॉस और दूसरा आयरन लॉस जो इस आयरन के पीस में हो रहा है। अल्टरनेटिंग सप्लाई देने के कारण आयरन की जो पीस में हानियां हो रही है उसे हम बोलते हैं आयरन लॉस। तो यदि हम ये माने कि किसी ट्रांसफार्मर में पावर लॉस 0 है तो ये दोनों लॉस भी 0 होने चाहिए, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, क्योंकि पावर लॉस जो है ये इन्हीं दो हानियों से मिलकर बना होता है। देखिए कॉपर लॉस और कॉपर लॉस भी 0 होना चाहिए और आयरन लॉस भी 0 होना चाहिए। कॉपर लॉस भी 0 होना चाहिए मीन्स जो भी पावर लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में, या कॉपर लॉस हो या फिर आयरन लॉस हो, ये दोनों लॉस 0 होने चाहिए। मीन्स ट्रांसफार्मर जो हो, आइडियल ट्रांसफार्मर जो हो वो लॉस लेस होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्रम देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं हो रहा है यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो। अब जब इसमें लॉस नहीं होगा तो जितना पावर हम इसके प्राइमरी पे देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग पे जितना पावर देंगे उतना पावर, सेम पावर सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिल जाएगा। जितना पावर हम प्राइमरी वाइंडिंग पे देंगे वो पूरा का पूरा पावर सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिल जाएगा बाय मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एक मैग्नेटिक पाथ के द्वारा जुड़े हुए हैं और मैग्नेटिक पाथ के द्वारा पावर का ट्रांसफर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो पावर है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में शिफ्ट हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस पूरे ट्रांसफार्मर में हम ये एज्यूम करके चले कि लॉसेस नहीं है, तो जितना पावर हम प्राइमरी पे देंगे उतना पावर सेकेंडरी पे हमें प्राप्त होगा। तो इन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लिख सकते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लिख सकते हैं इनपुट केवीए इज इक्वल टू आउटपुट केवीए। यहाँ पे जो हमने पावर दिया केवीए और जो हमें आउटपुट में पावर मिला जितना केवीए, तो दोनों बराबर होना चाहिए। इनपुट पावर इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा। यदि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, लॉस लेस है, उसमें पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर होगा। एक चीज आप यहां से और देख लीजिए, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने कहा था कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है 0 होगा यदि कॉपर लॉसेस 0 हो रही है तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यदि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस 0 तो रेजिस्टिविटी भी 0 होनी चाहिए। कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो कंडक्टेंस अनंत होना चाहिए। जो भी हम वाइंडिंग के लिए मटेरियल्स लिए हैं उसकी जो कंडक्टेंस है वो अनंत होना चाहिए और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है या कंडक्टिविटी जो है वो भी अनंत होना चाहिए। तो यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसके वाइंडिंग के रेजिस्टिविटी 0 होना चाहिए और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी अनंत होना चाहिए वाइंडिंग की। ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की है, यहां पे लिख लीजिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो जो भी हमने वाइंडिंग के लिए एलिमेंट लिया है उनमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए, कंडक्टेंस 0 होनी चाहिए और कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस अनंत होनी चाहिए और कंडक्टिविटी भी अनंत होनी चाहिए। अब हम यहां देख रहे थे कि जो पावर हम इनपुट पे देंगे वही पावर आउटपुट पे आके मिल जाएगा। मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होना चाहिए यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो। अब देखिए यदि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो तो एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए फार्मूला देख रहे सामने, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मींस कितना आउटपुट है ट्रांसफार्मर का और कितना इनपुट दिया हमने ट्रांसफार्मर को, इन दोनों का रेशियो ही एफिशिएंसी बनाता है कि एफिशिएंसी कितनी है ट्रांसफार्मर की।
और यदि इसे परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज इफिशियंसी कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यदि इफिशियंसी देखना हो तो आउटपुट बटे इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइडियल के केस में जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर है, तो इफिशियंसी क्या होगी, आउटपुट से इनपुट कैंसिल हो जाएगा, तो इफिशियंसी जो है वो पूरी की पूरी 100% हो जाएगी। मीन्स यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इफिशियंसी 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो इफिशियंसी होगी वो 100% होगी, दक्षता जो होगी मशीन की वो 100% होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का लॉसेस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई लॉसेस ट्रांसफार्मर में नहीं हो रहा है, इसलिए जो इफिशियंसी होगी मशीन की ट्रांसफार्मर की वो 100% होगी यदि वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो बस हमें इमेजिन करना है कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा होगा, तब हम ट्रांसफार्मर को कहेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, यहां से हमने वोल्टता अप्लाई की वी वोल्ट की वोल्टता जो है प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने अप्लाई किया, और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग पे ही एक वोल्टेज जनरेट हुआ E1, सेल्फ इंड्यूस्ड हुआ प्राइमरी वाइंडिंग पे ही E1, सप्लाई वोल्टेज थी V, और यहाँ पे जो जनरेट हुआ वोल्टेज सेल्फ जनरेटेड वोल्टेज जो था, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो था वो E1 था। ऐसे ही सेकेंडरी में जो EMF उत्पन्न हुआ वो E2, और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हुआ वो V2, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई हुआ V2, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ E2। अब देखिए आइडियल के केस में हमने क्या मान रखा है कि रेजिस्टेंस 0 होगा, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कहीं नहीं होगी, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 यदि होगा तो यहाँ से जो अप्लाई हम वोल्टेज करेंगे, इस वोल्टेज के कारण जो करंट पैदा होगा, ये करंट कहीं भी वाइंडिंग में ड्रॉप नहीं कराएगा, मींस ड्रॉपलेस होगा। इसमें I × R जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो नहीं होगा, मींस इंपीडेंस भी ड्रॉप इसमें नहीं होगा। प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों तरफ वोल्टेज का ड्रॉपेज नहीं होगा, मींस जितना वोल्टेज हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, जितना वोल्टेज ट्रांसफार्मर को इनपुट मिल रहे हैं, वो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF के बराबर होगा, जितना EMF यहाँ पे इंड्यूस हुआ। या ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे EMF इंड्यूस होगा वो V और V2 के बराबर होगा। प्राइमरी पे EMF यदि इंड्यूस E1 होगा तो इसकी वैल्यू V के बराबर होगी, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज जो हमने V दी है, इसमें किसी प्रकार का प्राइमरी वाइंडिंग में लॉस वो ड्रॉप नहीं हो रहा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो V की वैल्यू E1 के बराबर होगी। ऐसे ही यदि यहाँ पे E2 जनरेट हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग पे, और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का ड्रॉप नहीं होगा, और जब ड्रॉप नहीं होगा तो जितनी वोल्टेज E2 जनरेट हुई है, टोटल का टोटल वोल्टेज लोड के अक्रॉस जाके अपीयर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में V is equal to E1 and V2 is equal to E2, ये कर सकते हैं। V is equal to E1 means सप्लाई वोल्टेज is equal to सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF E2 is equal to लोड वोल्टेज V2। तो ये होना चाहिए एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक। अब देखिए एक टर्म और आता है लीकेज फ्लक्स या लीकेज रिएक्टेंस क्या होना चाहिए। तो अभी लीकेज को जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो उसमें विस्तृत रूप से बताएंगे कि आपको लीकेज क्या होता है। आप अभी यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो लीकेज होता है, लीकेज फ्लक्स, वो आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में 0 होता है, और जब लीकेज फ्लक्स 0 होगा तो लीकेज रिएक्टेंस भी 0 होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स भी 0 और लीकेज रिएक्टेंस भी 0 होगा। अच्छा, बस नोट डाउन कर लीजिए। अब जब हम आपको प्रैक्टिकल अभी बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है।
लीकेज फ्लक्स and leakage reactance मीन्स लीकेज रिएक्टेंस और लीकेज फ्लक्स दोनों ही जीरो होगा आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में। जो क्या कितना फ्लक्स लीकेज हो रहा है और उसके कारण लीकेज रिएक्टेंस क्या बन रहा है, वो दोनों चीजें एक आइडियल ट्रांसफार्मर की केस में जीरो होंगी। इस टर्म को भी हम समझेंगे। अब देखिए उसके बाद आता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग अलग है। ये मैग्नेटिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मैग्नेटिकली एक दूसरे से कपल है। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से मैग्नेटिकली कपल है, इलेक्ट्रिकली कपल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो रजिस्टिविटी होगी मटेरियल की, जो मटेरियल हमने सेलेक्ट किया है कोर के लिए, इसकी रजिस्टिविटी अनंत होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकली ये कनेक्ट ना हो जाए, मीन्स इसमें से करंट ना फ्लो कर जाए। यदि करंट फ्लो कर जाएगा तो हम कहेंगे क्या है, ये तो इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट हो गया, यहाँ पे वाइंडिंग और यहाँ पे एक आयरन, और आयरन के द्वारा करंट फ्लो कर गया। तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है। इसलिए इसकी जो रजिस्टिविटी होनी चाहिए, जो मटेरियल हमने लिए है कोर के लिए, वो अनंत होना चाहिए। देखिए रजिस्टिविटी अनंत होना चाहिए। इंफिनिटी रजिस्टिविटी होगा तो प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का जो करंट है वो सेकेंडरी में नहीं जाएगा, केवल और केवल फ्लक्स ही जाएगा। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगा, करंट नहीं जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी में, क्योंकि कोर की जो रजिस्टिविटी है वो अनंत है। तो इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। कोर रजिस्टिविटी कोर की रजिस्टिविटी क्या होगी, अनंत होगी। जो कोर हमने लिया है इसकी रजिस्टिविटी अनंत होगी। यहां से अब आप लिख सकते हैं कि यदि रजिस्टिविटी अनंत तो रेजिस्टेंस अनंत, और इसकी चालकता भी इसी हिसाब से देख सकते हैं जो हमने वाइंडिंग के लिए होता है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि पूछ किसका रहा है, पूछेगी वाइंडिंग का और वो लगा देंगे ट्रिक, समझ लेंगे कि कोर का पूछ रहा है। तो यदि कोर का पूछे, आप प्रश्न को पहले पढ़िए, एग्जाम में जब आपसे प्रश्न मिले ऐसा, तो वाले प्रश्न को देखिए कि वो कोर का पूछ रहा है या वाइंडिंग का पूछ रहा है। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस अनंत नहीं होता है, ट्रांसफार्मर के कोर का रेजिस्टेंस अनंत होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर सिलेक्ट किया उसका रेजिस्टेंस अनंत होगा, लेकिन जो वाइंडिंग लिया है यदि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो रेजिस्टेंस जीरो होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए प्राइमरी लिया हमने, सेकेंडरी लिया, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो करने के कारण यहां पे एक फ्लक्स जनरेट हुआ, करंट प्राइमरी करंट I1 के कारण फिर फ्लक्स ∅1 जनरेट हुआ, और यही फाई जो है इस कोर के द्वारा होते हुए सेकेंडरी में जाके लिंक करता है और यहाँ पे भी EMF जनरेट कराता है। क्वेश्चन ये है कि ये इस कोर को क्यों फॉलो कर रहा है, एयर को क्यों नहीं फॉलो किया। ये जो फ्लक्स है ये एयर को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, कोर को क्यों फॉलो कर रहा है। जो फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हो रही है वो एयर के माध्यम से जाती, कोर लगाने की क्या आवश्यकता थी, कोर नहीं लगाते। यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ और इसका फ्लक्स निकल के सेकेंडरी में चला जाता, कोर लगाने की क्या आवश्यकता होगी। आइए इसे भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे और टर्म आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसे हम दर्शाते हैं म्यू आर से। म्यू आर जो होता है वो यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी एक टर्म आता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो रिलेक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो रिलक्टेंस को ऐसे दर्शाते हैं, वो रिलक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो रिलक्टेंस होता है, थोड़ा सा फार्मूला समझिए फिर आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जी इफिशियंसी थी, फ्लक्स फाई इजिकल होता है एमएमएफ अपॉन एस, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस, फ्लक्स इजिकल होता है। अब सपोज करिए यदि रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी, रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो सेम एमएमएफ पे ज्यादा फ्लक्स सेटअप होगा कोर में। सेम एमएमएफ पे यदि रिलक्टेंस की वैल्यू कम है, रिलक्टेंस की वैल्यू यदि कम हो जाए तो सेम एमएमएफ पे जो फ्लक्स का मान होगा वो ज्यादा होगा, मींस इस कोर में जो फ्लक्स सेटअप होगा वो ज्यादा होगा। तो हमारा अब मेन मोटो यहाँ होना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स सेटअप हो, एयर में ना जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स सेटअप कराना है, एमएमएफ को चेंज नहीं करना। एमएमएफ इक्वल होता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न फिक्स होंगे और करंट जो होगी, जो जितना हम वोल्टेज देंगे या जितना लोड होगा उसी के कारण प्राइमरी की करंट होगी। तो करंट और वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न में हमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्न तो फिक्स ही है, करंट को भी ज्यादा नहीं बढ़ाना है। करंट को यदि एक्चुअल लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमें कंडक्टर का साइज चेंज करना पड़ जाएगा, तो करंट को भी एक एक्चुअल लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाना। मींस कम एमएमएफ पे हमारा यही प्रयास होता है, कम एमएमएफ लगा के ज्यादा से ज्यादा हम फ्लक्स इस कोर में सेटअप करा सकें। तो उसके लिए हमें रिलक्टेंस कम करना पड़ेगा, जो मटेरियल हमने ली है कोर के लिए उसका रिलक्टेंस कम करना पड़ेगा। और रिलक्टेंस कैसे कम होगा, जब हम हाई परमेबिलिटी का मटेरियल यूज करेंगे जिसकी परमेबिलिटी हाई हो, जिसमें म्यू आर ज्यादा हो, ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसमें जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसका मान ज्यादा हो। यदि रिलेटिव परमेबिलिटी मटेरियल की ज्यादा होगी, जो कोर के लिए मटेरियल लिया है उसके रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिलक्टेंस का मान कम होगा, और जब रिलक्टेंस का मान कम होगा तो सेम एमएमएफ पे फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा इस कोर में सेटअप होगा। तो अब आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, कोर का रिलक्टेंस कितना होना चाहिए, तो चूंकि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर मान चुका है, आइडियल ट्रांसफार्मर का हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमें मान के चलेंगे कि जो हमने कोर लिया है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत है, ऐसा मटेरियल जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत हो। यदि रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत होगी तो रिलक्टेंस इसका 0 होगा, मींस बहुत मिनिमम एमएमएफ पे, न के बराबर एमएमएफ पे भी पूरा का पूरा फ्लक्स आई के कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ पूरा का पूरा फ्लक्स इस कोर में सेटअप हो पाएगा। सपोज करिए ये एयर मीडियम है, इसके बाहर एयर है और एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी लगभग 1 होती है, एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। और जो हम कोर के लिए मटेरियल लिए, कोर के लिए जो हमने मटेरियल लिया, कोर के लिए जो हमने मटेरियल लिया है आइडियल ट्रांसफार्मर में, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हमने अनंत एज्यूम किया है कि अनंत है। अब सोचिए यहाँ पे 1 है रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू, और यहाँ पे एयर में 1 है और कोर की अनंत है, तो रिलक्टेंस कहाँ ज्यादा मिलेगा, रिलक्टेंस एयर में हमें ज्यादा मिलेगा। इसके बाहर जो एयर है वहां पे रिलक्टेंस ज्यादा मिलेगा, और वहां पे फ्लक्स को सेट कराने के लिए, सेटअप कराने के लिए, फ्लक्स को एयर में सेटअप कराने के लिए हमें ज्यादा एमएमएफ की आवश्यकता होगी कोर की अपेक्षा, क्योंकि कोर का हमने जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसे अनंत लिया है, और यदि कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत है तो रिलक्टेंस मिनिमम होगा और आसानी से इसमें फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कहेंगे कि जो कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी है वो अनंत होनी चाहिए, कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत होनी चाहिए। आइए इस पॉइंट को भी लिखते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है कोर की वो अनंत होनी चाहिए। अब यदि रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत है तो रिलक्टेंस क्या होगा, यही लिख लेते हैं, रिलक्टेंस
रिलक्टेंस 0 होगा। यदि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अनंत ले लिया हमने कोर का, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अनंत मान लिया कि इसकी जो भी हमने कोर सेलेक्ट किया उसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अनंत है, तो उसका रिलक्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि इसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इतनी है तो रिलक्टेंस कितनी, आदर्श ट्रांसफार्मर में का रिलक्टेंस कितना होगा, इंडक्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से काफी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी कि कोर के क्या क्या गुण होंगे। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 0 होगा और इसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अनंत होगा और रिलक्टेंस 0 होगा। इसलिए जो फ्लक्स है, जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ I1 के कारण जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो पूरा का पूरा कोर से ही होके गुजरेगा और प्राइमरी से होता हुआ सेकेंडरी में जाएगा। प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा, सेकेंडरी में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में और कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आइए एक चीज और देखते हैं। अभी हमने कहा है कि यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो 0 होंगे। वोल्टेज ड्रॉप ना ही प्राइमरी में होंगे और ना ही सेकेंडरी में होंगे। तो V इक्वल टू E1 माना हमने और E2 इक्वल टू V2 माना। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ ही जाते हैं। प्रैक्टिकल के केस में जब अभी प्रैक्टिकल लिखेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस आ ही जाएंगे। एक टर्म और आता है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन, कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। और वोल्टेज रेगुलेशन का पूरा हम टॉपिक देखेंगे, पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, उसका पूरा फार्मूला ड्राइव करेंगे। ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो दो टाइप से हम निकालते हैं, एक नो लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन और एक फुल लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने सेकेंडरी पे लोड को कनेक्ट कर रखा है और लोड जैसे ही सेकेंडरी पे आता है सेकेंडरी में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और जब सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा तो जो अभी हमने E2 को V2 के बराबर मान रखा है कि जो V2 की वैल्यू होगी वो जनरेटेड म्यूचुअल ईएमएफ के बराबर होगी। वहां पे हमने मान रखा है आइडियल के केस में कि जो V2 की वैल्यू होगी वो जनरेटेड म्यूचुअल ईएमएफ E2 के बराबर होगी। तो प्रैक्टिकल के केस में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा नहीं हो पाता, यहाँ कुछ ना कुछ ड्रॉपेज हो जाते हैं। मींस फुल लोड से नो लोड पे, फुल लोड पे वोल्टेज कुछ और मिलेगा लोड के क्रॉस, और नो लोड पे वोल्टेज जो है लोड के क्रॉस कुछ कम होके मिलेगा। नो लोड पे वोल्टेज जो है वो पूरा का पूरा ही मिल जाएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज जितना जनरेट होगा उतना मिल जाएगा। लेकिन फुल लोड पे यदि हम बात करें तो फुल लोड पे जो वोल्टेज होता है लोड के क्रॉस ये कम हो जाता है। और जब फुल लोड पे वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाएगा तो रेगुलेशन देखेंगे कि वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, फुल लोड से नो लोड तक वोल्टेज में कितना चेंज हुआ। ट्रांसफार्मर पे सेकेंडरी पे या प्राइमरी पे फुल लोड से नो लोड पे वोल्टेज में क्या चेंजिंग हो रही है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। इसे हम विस्तृत पढ़ेंगे, आप यहाँ बस नोट कर लीजिए और एज्यूम करिए कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे एज्यूम करिए वोल्टेज रेगुलेशन एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मींस नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ट्रांसफार्मर पे लोड है तब भी वही वोल्टेज होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और यदि लोड नहीं है तब भी वोल्टेज रेगुलेशन वही होना, मतलब एक लोड के क्रॉस वोल्टेज वही होना चाहिए। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो लोड के कारण चेंज नहीं होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, ये चीज आपको बताना है। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में वो चेंज नहीं होता है, लोड के कारण चेंज नहीं होता है, मींस वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट में देखें तो 0%। तो यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? 0% होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम ये देख रहे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या गुण होते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में होता क्या है। ये तो हमने आइडियल एज्यूम किया कि यदि ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक चीज और आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी में जितना फ्लक्स जनरेट हुआ वो टोटल का टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकेंडरी में आके लीक कर जा रहा है। जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हुआ उतना टोटल का टोटल फ्लक्स सेकेंडरी में आके लीक कर जा रहा है।
तो हम कहेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से दर्शाया गया। ये के जो है कुछ लोग ट्रांसफार्मर रेशियो समझ लेंगे। के जो होगा वो कपलिंग कोफिशिएंट होगा। कपलिंग कोफिशिएंट में प्राइमरी का कितना फ्लक्स जाकर सेकेंडरी से लिंक कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है एम इक्वल होता है के रूट L1 L2। और यहाँ पे जो के होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस एम है। के जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है कि कितना फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी में जाके लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी के इज इक्वल टू 1 होगा। के इज इक्वल टू 1। के को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग कोफिशिएंट, यहाँ लिख लीजिएगा कपलिंग कोफिशिएंट के की वैल्यू जो है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में 1 होना चाहिए। मींस जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है प्राइमरी में वो टोटल का टोटल सेकेंडरी से जाके लिंक कर रहा है। यदि टोटल का टोटल जाके लिंक करेगा तो कपलिंग कोफिशिएंट 1 होगा। यदि टोटल लिंक नहीं करेगा तो कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। ठीक, तो ये रहा पूरा आइडियल ट्रांसफार्मर के विषय में। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें एक्चुअल में होती हैं। तो आइए इसे डिलीट करते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने आइडियल ट्रांसफार्मर देखा है, आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या गुण होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम जब बनाते हैं एक्चुअल में तो क्या क्या उनके पैरामीटर्स जो हमने मान रखे थे, आदर्श ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स मान रखे थे, हम उसमें से कितना अचीव कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो उसके क्या रीजन है। ये दोनों चीजें हम साथ साथ देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम इसमें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आज का लेक्चर केवल आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल होगा कि आइडियल में क्या है और प्रैक्टिकल में क्या है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब देखिए जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर देख रहे थे, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहले हमने उसके लॉस देखे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लॉस क्या हो रहे हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर था उसमें लॉसेस 0 हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने एज्यूम किया था कि आइडियल ट्रांसफार्मर यदि होगा तो उसमें लॉसेस 0 होनी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट करेगा? क्या प्रैक्टिकल में ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन लॉसलेस बन जाए? आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। फिर ट्रांसफार्मर बनाया, ट्रांसफार्मर की कोर और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो लॉसेस थी ट्रांसफार्मर में, लॉसेस थी वो 2 टाइप की लॉसेस थी। एक तो आयरन लॉस थी जो कोरिंग हो रही थी और दूसरी कॉपर लॉस थी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में हो रही थी। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि क्या इसमें कॉपर लॉस होगा। यदि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है तो कॉपर लॉस होगा, और यदि होगा तो कैसे होगा। जैसा कि लॉसेस जो है पावर लॉस 2 टाइप का पढ़ा हमने, कॉपर और आयरन। और आयरन में भी 2 टाइप के होते हैं, इजी करेंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। इजी करेंट और हिस्टैरिसीस लॉस। अब देखिए कॉपर लॉस को हमने माना था आइडियल ट्रांसफार्मर में कि कॉपर लॉस 0 होगा, और कॉपर लॉस 0 कब हो रहा था, जब जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसके रेजिस्टेंस को हमने 0 एज्यूम किया था। जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके रेजिस्टेंस यदि 0 हो तो इनमें कॉपर लॉस 0 होंगे। और रेजिस्टेंस 0 कब होगा, जब मटेरियल की रेजिस्टिविटी 0 होगी। जो मटेरियल हमने वाइंडिंग के लिए लिए हैं
जो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, उनके रेजिस्टेंस यदि जीरो हो तब जाके कॉपर लॉस जीरो होगा, या रेजिस्टिविटी यदि जीरो हो तब जीरो होगा। तो क्या एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि कोई आप यदि तार लें, कॉपर ले, एल्युमिनियम ले, एक्सेट्रा कुछ भी यदि ले, तो उनके रेजिस्टेंस जीरो हो? नहीं, संभव नहीं है कि उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो। हाँ, एक स्पेशल केस है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी छोड़ के कोई ऐसे मटेरियल्स नहीं, सुपर कंडक्टर मटेरियल छोड़ के ऐसे मटेरियल कोई एग्जिस्ट नहीं है जिनकी हम बाइंडिंग करें और उनके रेजिस्टेंस जीरो हो। सुपर कंडक्टर भी जो है एक स्पेसिफिक मटेरियल का बनाया जाता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। मीन्स उसके लिए टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, और वो मटेरियल भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इन सब का सुपर कंडक्टर बनाना बड़ा ही टफ होता है, या उसको इतने कम टेम्परेचर पे ले जाना बड़ा कम होगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हमने बनाया है उसमें कुछ ना कुछ हिट भी होगा। ये एटमॉस्फेयर में रखा होगा, इसकी वर्किंग जो होगी एटमॉस्फेयर में होगी, और यदि नहीं भी होगी तो सुपर कंडक्टर बनाना कॉपर एल्युमिनियम को बड़ा ही मुश्किल है। मीन्स इसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो हमने वाइंडिंग के लिए एलिमेंट्स लिए हैं, इनकी रेजिस्टिविटी जीरो प्राप्त हो कोई ऐसा मटेरियल, तो ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस अब जीरो नहीं होगा। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हायर देन जीरो होगी, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कितना हो अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल ले लें तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस के कारण कॉपर लॉसेस भी होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर आर, प्राइमरी में दिया है तो I1 स्क्वायर R1, और यदि सेकेंडरी में हम देखें तो I2 स्क्वायर R2। तो मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस के कारण इसमें कॉपर लॉस भी होगा। प्राइमरी के रेजिस्टेंस को R1 माना, और सेकेंडरी में भी रेजिस्टेंस होगा जिसे हम R2 से डिनोट करेंगे। तो R1 और R2, R1 प्राइमरी का रेजिस्टेंस, R2 सेकेंडरी का रेजिस्टेंस होगा। जो मटेरियल हमने ले लिया प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण होगा। तो इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इन रेजिस्टेंसों के कारण ही कॉपर लॉस भी होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जैसा हम देख रहे थे कॉपर लॉसेस नहीं हो रहा, लेकिन प्रैक्टिकल में यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉपर लॉसेस भी है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब दूसरा टर्म बात करते हैं हम आयरन लॉस की। तो आयरन लॉस में दो प्रकार के लॉसेस, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। एक जो लेक्चर होगा हमारा वो केवल और केवल लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में होगा। वहां पे हम एक स्पेशल केस देखेंगे कि ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि ईडी करंट लॉस जो होता है, ईडी करंट लॉस डब्ल्यू वो प्रोपोर्शनल होता है। जनरली यदि किसी मटेरियल के देखें हम, बी मैक्स मीन्स फ्लक्स डेंसिटी क्या है कोर में, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर, बी मैक्स के स्क्वायर, टी स्क्वायर, बी स्क्वायर। वी जो यहाँ पे है वो वॉल्यूम है कि कितना इसकी वॉल्यूम है, कितना आयतन हमने ले रखा है कोर के लिए। टी जो है थिकनेस है कि कितनी पतली पतली स्ट्रिप हमने बनाई है। जो कोर के लिए मटेरियल लिया है उसको कितना पतला पतला स्ट्रिप हमने बना के लिया है। जितनी स्ट्रिप पतली होगी, जो पत्ती हमने ली है कोर मटेरियल के डिजाइन के लिए, वो जितनी पतली होगी, थिकनेस उसकी जितनी कम होगी, एडी करंट लॉस उतना ही कम होगा। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, उतना ही एडी करंट लॉस कम होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होने से दिक्कतें भी हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम मिलने लगेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ में प्रॉब्लम होगा। वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ही, जो कोर हमने सेलेक्ट किया है उसकी कुछ ना कुछ आयतन भी होगी। सप्लाई जो हमने दी है, जहां से मूलतः सप्लाई की है उसका नेचर एसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, मींस फ्रीक्वेंसी भी होगी, वॉल्यूम भी होगी। और जो हमने मटेरियल्स लिया है उसका कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगा। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो थिकनेस कर देंगे, जीरो थिकनेस पॉसिबल नहीं है, पतला बना सकते हैं। जितना से ज्यादा हो सके उतना पतला हम इसे बना सकते हैं, तो इसके थिकनेस को कम कर सकते हैं, लेकिन इसे जीरो नहीं कर सकते। इसलिए ईडी करंट लॉस भी कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर में जीरो नहीं हो सकती, कितना हम प्रयास कर ले, प्रयास कितना हम कर ले, ईडी करंट लॉस जो है वो जीरो नहीं होगी। ईडी करंट लॉस जो है डब्ल्यू वो जीरो नहीं होगी
प्रैक्टिकल के केस में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एडी करंट लॉस जीरो नहीं है, मींस आयरन लॉस जीरो नहीं हो रहा है। ऐसे ही हिस्टेरेसिस लॉस देखें, हिस्टेरेसिस लॉस को WH से दर्शाते हैं और ये भी डिपेंड करता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे, कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर पे क्या है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हमने सप्लाई दी है, और इसमें फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कोर में फ्लक्स डेंसिटी क्या है। तो कोर में फ्लक्स डेंसिटी भी होगी, और यदि हमने वोल्टा सप्लाई की है, यदि वोल्टा सप्लाई की है तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो हिस्टेरेसिस लॉस भी जीरो नहीं कर सकते हम, कितना प्रयास कर ले हिस्टेरेसिस लॉस को भी जीरो नहीं कर सकते, हिस्टेरेसिस लॉस भी जीरो नहीं होगा। मींस एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ना ही आयरन लॉस जीरो हो पाएगा, ना ही कॉपर लॉस जीरो हो सकता है। जैसा कि हम आगे में देख रहे थे कि दोनों लॉसेस हमने एज्यूम किया था कि जीरो है, इसलिए पावर लॉस जीरो था, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं हुआ, हिस्टेरेसिस लॉस भी हुआ और एडी करंट लॉस भी हुआ। हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस कम करने का एक तरीका होता है कि इसमें सिलिकॉन के कुछ कंटेंट मिला दे या फिर कोरलेस, कोर ही नहीं यूज करें। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन होता है कि एयर कोर यूज कर ले, मींस कोर ही ना हो। आप लिख भी सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एयर कोर यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे फेराइट का यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे जो कोर का मटेरियल है वो क्या होगा, फेराइट यूज कर सकते हैं। फेराइट ऐसा मटेरियल होता है जिसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होती है। रेजिस्ट मींस ये आइसोलेशन भी रखता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक ग्रुप होते हैं, ये एक प्रकार से इसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा मटेरियल होता है, काफी इंसुलेटिंग की इसके अंदर काफी गुण होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है हम फेराइट का कोर भी यूज कर सकते हैं, और यदि हिस्टेरेसिस लॉस को बिल्कुल जीरो करना है तो एयर कोर भी यूज कर सकते हैं। मीन एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और कॉपर लॉस से हम निजात नहीं पा सकते। यदि एयर कोर यदि हम यूज भी कर लें हिस्टेरेसिस को कम करने के लिए, तो बाकी सारी चीजें डिफर कर जाएंगी, अंतर कर जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ से इसके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो मैग्नेटिक पाथ क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक पाथ नहीं रहेगा, एयर पाथ हो जाएगा। और जब एयर पाथ होगा तो फ्लक्स का लीकेज बहुत ज्यादा होने लगेगा। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में, वो एक्चुअल ईएमएफ घट के कम हो जाएगा, तो दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हम एयर कोर का भी यूज जनरली नहीं कर सकते। हाँ, ये एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ये सोच सकते हैं कि यदि हम एयर को यूज कर लें तो हिस्टेरेसिस लॉस जीरो हो जाएगा, लेकिन यदि करेंगे तो उसके और सारे पैरामीटर अफेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए लॉसेस जीरो नहीं हो सकते। आइडियल ट्रांसफार्मर में जैसा हमने पढ़ा कि लॉसेस जीरो होंगे, लेकिन लॉसेस जीरो नहीं हो सकते। और जब लॉसेस जीरो नहीं है तो क्या होगा, यदि हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं P1, इनपुट पे यदि सप्लाई P1 दे रहे हैं तो आउटपुट सप्लाई P2 मिलेगी, और जो P1 की वैल्यू होगी P1 इज ग्रेटर देन P2 होगी। इनपुट पावर जो होगा आउटपुट पावर से अधिक होगा, क्योंकि इनपुट पावर का कुछ ना कुछ लॉस प्राइमरी वाइंडिंग में और मैग्नेट ये आयरन लॉस कराने में खत्म हो गया। इनपुट पावर का कुछ भाग जो है वो खत्म हो गया, फिर आउटपुट पावर मिला। इनपुट पावर का लॉस हुआ और फिर आउटपुट पावर मिला। तो यहां से दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इनपुट पावर इज ग्रेटर देन आउटपुट पावर। आयरन लॉस होने लगा, इनपुट पावर आउटपुट पावर ज्यादा हो जाएगा, और एफिशिएंसी जब होगी अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लेस देन 100% हो जाएगी, क्योंकि इनपुट अब आउटपुट वन इनपुट और आउटपुट अब कम हो गया इनपुट से, तो जो एफिशिएंसी हुई अब एफिशिएंसी भी कम होगी। ठीक है, अब देखिए एक टर्म हमने देखा कॉपर लॉस और आयरन लॉस को देखा। अब हम देखेंगे लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। तो आइए इसे डिलीट करके लीकेज फ्लक्स और लीकेज रिएक्टेंस को समझते हैं, वहां से हम वोल्टेज रेगुलेशन को समझ पाएंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसे अफेक्टेड हो रहा है, बल्कि प्रैक्टिकल में वोल्टेज रेगुलेशन कैसे प्रभावित होता है। आइए इसे देखते हैं, इसे डिलीट कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लीकेज रिएक्टेंस देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है। R1 ठीक, हेडिंग लगाते हैं लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस XL, लीकेज रिएक्टेंस XL, रिएक्टेंस को XL से दर्शाते हैं और चूंकि लीकेज रिएक्टेंस है तो इसे XL कर सकते हैं, L फॉर लीकेज, X फॉर रिएक्टेंस। तो आइए प्रयास करते हैं समझने का कि लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है और ये वोल्टेज ड्रॉप को कैसे प्रभावित करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसे जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सपोज करिए यहाँ से हमने वोल्टता भी अप्लाई की थी, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को वोल्टता भी दी थी और वोल्टता भी के कारण यहाँ पे करंट फ्लो किया था I1 करंट फ्लो किया। अब इस I1 करंट ने यहाँ पे फ्लक्स ∅1 जनरेट किया, I1 करंट ने यहाँ पे फ्लक्स ∅1 जनरेट किया और जो ∅1 है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न N1, नंबर ऑफ टर्न यदि प्राइमरी में N1 हो, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न N2 हो, तो यहाँ पे जो MMF हो जाएगा, प्राइमरी में जो MMF होगा वो कितना हो जाएगा N1 I1, N1 इंटू I1। अब इस MMF के कारण क्या होगा, यहाँ से जो फ्लक्स है, प्राइमरी से जो फ्लक्स है वो निकल के सेकेंडरी में जाता है आयरन कोर को फॉलो करते हुए। तो चूंकि हमने आयरन कोर का रिलक्टेंस बहुत कम माना है कि आयरन यदि कोर हो, हम यदि अच्छी परमेबिलिटी का मटेरियल सेलेक्ट कर लें तो इसका जो रिलक्टेंस होगा आयरन कोर का वो काफी कम हो जाएगा। अब आयरन कोर का रिलक्टेंस यदि कम हो जाएगा तो यहाँ से जो भी फ्लक्स निकलेगा, प्राइमरी वाइंडिंग से जो भी फ्लक्स निकलेगा तो वो पूरा का पूरा कोर में ही सेटअप होने का प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि अनंत तो ले नहीं सकते हम, जैसा हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में जो किया था कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो अनंत होगी तो रिलक्टेंस 0 होगा और फिर पूरा का पूरा फ्लक्स प्राइमरी से उठ के सेकेंडरी में आ जाएगा। प्राइमरी में जितना भी फ्लक्स जनरेट होगा वो टोटल का टोटल सेकेंडरी में सेटअप हो जाएगा आगे कोर को फॉलो करते हुए। लेकिन अब रिलेटिव परमेबिलिटी अनंत हो ऐसा मटेरियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, लाख तक होता है, 2 लाख तक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। यदि हम अच्छा मटेरियल, जैसे जैसे मटेरियल की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे तो हमें रिलेटिव परमेबिलिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन अनंत मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ इसका भी रिलक्टेंस आ जाता है। रिलक्टेंस अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, रिलक्टेंस की जो वैल्यू है अब यहाँ पे 0 नहीं होगा, वो हायर देन 0 होगा। रिलक्टेंस की जो वैल्यू हायर देन 0 होगा, क्यों? क्योंकि जो म्यू आर की वैल्यू है वो इंफिनिटी ना होके इंफिनिटी से कम हो जाएगी। जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू है वो इंफिनिटी नहीं होगी, इंफिनिटी से थोड़ी सी कम हो जाएगी, मींस रिलक्टेंस भी 0 नहीं रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ का भी रिलक्टेंस, यहाँ का रिलक्टेंस क्योंकि हाई है, एयर का रिलक्टेंस हाई है और जो कोर का रिलक्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। कोर का रिलक्टेंस कितना हो गया है? ग्रेटर देन 0। तो फ्लक्स तो जो भी सेटअप होगा प्राइमरी में वो प्रयास करेगा कि हम कोर को ही फॉलो करें, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे भी से रिलक्टेंस मिलने लगा, इस कोर में भी से रिलक्टेंस मिलने लगा, 0 से ज्यादा हो गया रिलक्टेंस की वैल्यू, तो अब कुछ फ्लक्स जो है वो एयर को फॉलो करेगा। कुछ फ्लक्स 100 में 2%, 3%, 4% फ्लक्स ही, मैक्सिमम 4 या 5% फ्लक्स ही एयर कोर को फॉलो करते हैं, एयर को फॉलो करते हैं, कोर को फॉलो न करके एयर को फॉलो कर जाते हैं। जैसे देखिए यहां से फ्लक्स निकला प्राइमरी से और सेकेंडरी में जाके लिंक किया, ये आपका मेन फ्लक्स था और इसे हम म्यूचुअल फ्लक्स भी बोलते हैं। वह फ्लक्स जो प्राइमरी से होके सेकेंडरी तक जाए और फिर सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करा के प्राइमरी में चला है, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, φm उसे बोल देते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। अब होता क्या है, ये जो म्यूचुअल फ्लक्स है एयर कोर को फॉलो कर रहा है, इसका कुछ भाग लीक कर जाता है। लीक करना मतलब एयर कोर को फॉलो नहीं करता, वो यहीं से निकलेगा और यहीं से निकल के ऐसे अपना पाथ यहीं कंप्लीट कर लेगा। मींस वो प्राइमरी से ही निकलेगा, प्राइमरी वाइंडिंग से निकलेगा और प्राइमरी वाइंडिंग से निकल के
यहीं पे एक बात अपना कंप्लीट कर लेगा। ये सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाता, मीन्स म्यूचुअल ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस नहीं करा पाता, केवल और केवल प्राइमरी वाइंडिंग में ही ईएमएफ इंड्यूस करा पाता है। तो यही जो फ्लक्स होता है इसे लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। लीकेज फ्लक्स, LEAKAGE, लीकेज फ्लक्स होता है। लीक कर गया, जैसे किसी पाइप में हमें पानी भेजना था और पाइप में कहीं छेद हो गया, जाना चाहिए खेत में पानी, वो कहीं और जा रहा है पानी को जाना चाहिए किसी खेत में, वो पानी खेत में ना जाके कहीं और जा रहा है। मीन्स फ्लक्स को जाना चाहिए इस कोर से नहीं जा रहा है। अब इसे लो रिलक्टेंस का पाथ कोर के अपेक्षा लो रिलक्टेंस का पाथ कोर में मिल रहा था, लेकिन जो थोड़ा सा हाई रिलक्टेंस का पाथ था एयर, और उसने एयर को भी फॉलो किया, एयर को फॉलो किया और यहाँ कोर से निकल के एयर में आया। ऐसे फ्लक्स होते हैं, बड़ा माइनर होते हैं, 2 या 3% हमने बताया। ऐसे ही सेकेंडरी में होगा, क्योंकि सेकेंडरी में यदि लोड कनेक्ट कर दिया हमने तो सेकेंडरी में करंट I2 फ्लो करेगा, I2 फ्लो करेगा और I2 के कारण फ्लक्स Φ2 जनरेट होगा। अब इस Φ2 फ्लक्स, इस जो Φ2 ये जो वहां पे Φ2 फ्लक्स जनरेट हुआ है, इस फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब यहाँ पे जो Φ2 फ्लक्स जनरेट हुआ है, ये फ्लक्स कहाँ जाना चाहिए, टोटल का टोटल सेकेंडरी में उठ के जाना चाहिए। यहाँ से कोर को फॉलो करते हुए, आयरन कोर को फॉलो करते हुए सेकेंडरी में जाना चाहिए। सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहिए, प्राइमरी में तो कराएगा ही, सेकेंडरी में मैटेरियल भी कराना है। ये तो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ, लेकिन हुआ क्या, ये फ्लक्स जो Φ2 उत्पन्न हुआ इसका 98% तो प्राइमरी तक गया, लेकिन 2% यहीं पे आयरन कोर को इसने भी फॉलो कर लिया, इसका भी कुछ फ्लक्स जो है वो लीक कर गया। आयरन पाथ को फॉलो किया, 2% फ्लक्स, 3% फ्लक्स, और वो यहीं पे सेकेंडरी में ही, सेकेंडरी के ही वाइंडिंग के इर्द गिर्द घूम गया। तो इन फ्लक्स को हम कहेंगे लीकेज फ्लक्स। प्राइमरी में जो लीकेज फ्लक्स होगा उसे प्राइमरी लीकेज फ्लक्स बोलेंगे, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स को Φ1 से दर्शा लेंगे, लीकेज फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ऐसे ही यहाँ पे जो लीकेज हो रहा है इसे बोलेंगे XL2, मींस सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। तो प्राइमरी में भी लीकेज फ्लक्स और सेकेंडरी में भी लीकेज फ्लक्स। अब लीकेज फ्लक्स का डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है। वह फ्लक्स जो एयर पाथ को फॉलो करता हुआ जिस टर्न में उत्पन्न हुआ उसी टर्न में पुनः एयर को फॉलो करते हुए आ जाए। मींस ये यदि प्राइमरी में उत्पन्न हुआ तो सेकेंडरी तक नहीं जाएगा, और सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ तो प्राइमरी तक नहीं जाएगा। प्राइमरी में यदि उत्पन्न हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ तो प्राइमरी वाइंडिंग के ही पथ को फॉलो करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग के ही टर्नों से लिंक करेगा। ये जो लीकेज फ्लक्स है प्राइमरी का, वो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों से ही लिंक करेगा। ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों से लिंक करेगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का Φ1 और सेकेंडरी वाइंडिंग का Φ2 लीकेज फ्लक्स मिला। अब चूंकि इस लीकेज फ्लक्स की भी जो जनरेशन है वो I1 के कारण ही हुई है, परिवर्ती धारा के कारण हुई है, तो इनका भी जो नेचर होगा वो परिवर्ती होगा। और ये लिंक कर रहे हैं कहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में लिंक कर रहा है, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट कराएंगे, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी लीकेज के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स के कारण ईएमएफ जनरेट होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइमरी लीकेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्राइमरी लीकेज ईएमएफ लिख दिया। इसे हम दर्शाएंगे EL1 से, मींस लीकेज ईएमएफ इन प्राइमरी EL1। अब EL1 कितना हो जाएगा, EL1 क्या हो जाएगा, EL1 की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ टर्न N1 रेट ऑफ चेंज ऑफ Φ1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसे ही सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस जाएगा, सेकेंडरी लीकेज ईएमएफ EL2
L2 माइनस N2, तो देखिए अब प्राइमरी में भी लीकेज ईएमएफ इंड्यूस हो गया EL1 और सेकेंडरी में भी लीकेज ईएमएफ EL2 इंड्यूस हो गया। EL1 यहां जनरेट हुआ और EL2 यहां जनरेट हो गया। अब क्या होगा, एक टर्म यहां पे और आएगा लीकेज इंडक्टेंस। अब लीकेज इंडक्टेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स है तो इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे इंडक्टेंस भी उत्पन्न होगा, तो इस लीकेज फ्लक्स के कारण जो इंडक्टेंस उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे हम लीकेज इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का फार्मूला इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है L इजिकल टू N∅I मीन्स नंबर ऑफ टर्न फ्लक्स डिवाइडेड बाई कितना करंट है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न N1 हो जाएगा लीकेज के लिए, लीकेज फ्लक्स के लिए, और लीकेज फ्लक्स प्राइमरी में देखें तो ∅L1 और प्राइमरी का करंट I1, तो प्राइमरी लीकेज इंडक्टेंस प्राइमरी L1 हमने लिख दिया, लीकेज इंडक्टेंस प्राइमरी लीकेज इंडक्टेंस प्राइमरी L1 लिख दिया बस हमने उसे। तो ये हो जाएगा N1 ∅L1 अपॉन I1। ऐसे ही L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंडरी लीकेज इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी N2 ∅L2 अपॉन I2। तो यहाँ पे अब लीकेज इंडक्टेंस भी आ गया, लीकेज फ्लक्स आया, लीकेज फ्लक्स ने ईएमएफ इंड्यूस कराया और उस फ्लक्स के कारण ही लीकेज इंडक्टेंस भी यहाँ पे उपस्थित हो गया। प्राइमरी का लीकेज इंडक्टेंस L1 और सेकेंडरी में जो लीकेज इंडक्टेंस होगा वो L2 होगा। L1 इक्वल टू N1 ∅L1 अपॉन I1, ऐसे ही L2 इक्वल टू N2 ∅2 I2। ठीक है, और जब यहाँ पे लीकेज इंडक्टेंस आ जाएगा तो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस भी उपस्थित होगा, क्योंकि XL इक्वल टू क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा इंटू L होता है। प्राइमरी वाइंडिंग का जो L होगा L1 होगा, लीकेज इंडक्टेंस होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, तो इसे लिख सकते हैं 2πf। अब देखिए यदि प्राइमरी वाइंडिंग में है तो L1 हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस L1, सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस XL2 हो जाएगा। यदि हम इसे XL1 ले कि प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस XL1 है, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस XL1 होगा, तो ओमेगा इंटू L हो जाएगा। L क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस लीकेज इंडक्टेंस, तो 2πf, और L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू हम यहाँ पे L1 ही रख देते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस हो जाएगा XL2, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू L2, यहाँ L1 कर लें थी तो 2πf L2। ये हो गया हमारा लीकेज रिएक्टेंस, जहां से लीकेज रिएक्टेंस निकल आएगा। यह है प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस और यह है सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। यहां पे इंडक्टेंस आया, अब देखिए प्राइमरी पे जो इंडक्टेंस आया ये हो गया XL, इसे बोला हमने L1 और L1 के कारण जो लीकेज रिएक्टेंस हो गया इसे बोलेंगे XL1। ऐसे ही यहां पे L2 हो जाएगा, L2 मींस लीकेज इंडक्टेंस L1 प्राइमरी पे और लीकेज इंडक्टेंस सेकेंडरी पे L2, और लीकेज इंडक्टेंस के कारण लीकेज रिएक्टेंस पैदा हुआ XL1 और XL2, इसे बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, इसे बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस आ गया XL1 और XL2। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस तो है ही है, अब यहाँ पे एक इंडक्टेंस भी आ गया, मींस एक रिएक्टेंस भी आ गया। एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, ये दोनों मिलकर इंपीडेंस बनाएंगे, प्राइमरी इंपीडेंस बन जाएगा और फिर सेकेंडरी इंपीडेंस बन जाएगा, प्राइमरी इंपीडेंस और सेकेंडरी इंपीडेंस।
अब जो यहाँ पे ड्रॉप होगा, जो सप्लाई वोल्टेज V है और यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज E1 है, इनके बीच जो अंतर होगी, V और E1 के बीच जो अंतर होगी वो इस ड्रॉप के कारण होगी, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के ड्रॉप के कारण। ऐसे ही यहाँ पे जो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज होगा और जनरेटेड वोल्टेज होगा, इनके बीच का जो अंतर होगा, इनके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के कारण होगा। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पे बढ़ने लगा, और V E1 के बराबर नहीं रह जाएगा और E2 V2 के बराबर नहीं रह जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं, अब क्या होगा, V इज ग्रेटर देन E1। अब V E1 से बड़ा होगा, V जो है यहाँ पे जो E1 EMF इंड्यूस हुआ था प्राइमरी में, उसी से बड़ा होगा प्रैक्टिकल के केस में। और एंड E2 इज ग्रेटर देन V2, मीन्स लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है, अब लोड के क्रॉस जो है वोल्टेज वो भी कम हो जाएगा जितना इंडिविजुअल सेकेंडरी हुआ उससे, तो दोनों कम हो गए क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगा। एक चीज और जान लीजिए, जो लीकेज रिएक्टेंस एक्सेल है ये पावर का ड्रॉप नहीं कराएगा, पावर लॉस नहीं कराएगा, मीन्स इसके कारण पावर लॉस नहीं होगा, इसलिए एफिशिएंसी अफेक्टेड अभी नहीं होगी। एफिशिएंसी अफेक्टेड जो होगी वो कॉपर लॉस और आयरन लॉस के कारण होगी। यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस के कारण जो ड्रॉप हो रहा है उससे केवल वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्टेड होगा, ना कि पावर लॉस इफेक्टेड होगी। यहां पे लिख सकते हैं नॉट प्रोड्यूस पावर लॉस, सो efficiency not affected by XL1 and XL2, मीन्स ये पावर लॉस नहीं कराते, इसलिए जो है एफिशिएंसी इनके कारण प्रभावित नहीं होगी। एग्जाम में बड़ा ही सटीक क्वेश्चन पूछता है कि जो लीकेज रिएक्टेंस होगा उसके कारण एफिशिएंसी क्या होगी। यदि लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी, यदि लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाए तो एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफिशिएंसी पे प्रभाव नहीं डालता, केवल और केवल वोल्टेज रेगुलेशन पे प्रभाव डालता है, और वोल्टेज रेगुलेशन क्या कर देगा, अब ये खराब कर देगा। तो प्रैक्टिकल के केस में हम देखेंगे जो वोल्टेज रेगुलेशन है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, अब यदि यहाँ पे देखें तो क्या होगा, अब ये जीरो नहीं रहा, जीरो से अधिक हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो से अधिक हो जाएगा। और यदि हम लोड के सापेक्ष बोले, लोड के परिप्रेक्ष्य में बोले, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है अब डिपेंड करेगा कि लोड का नेचर कैसा है, कैपेसिटिव लोड है, इंडक्टिव लोड है या रेजिस्टिव लोड है। तो हम जब वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैपेसिटिव लोड पे क्या होगा, इंडक्टिव लोड पे क्या होगा और रेजिस्टिव लोड पे क्या होगा। अब जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन लोड, जीरो भी हो सकता है, मे बी, यहां पे लिख लीजिए, मे बी जीरो और मे बी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होने का बड़ा कम चांस होता है, क्योंकि यदि कैपेसिटिव लोड भी होता है तो इतनी लीडिंग लोड नहीं लगा पाते हम कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हो। तो आपसे मैं पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि लीडिंग लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो लीडिंग लोड पे ही जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है, नहीं तो यदि लैगिंग पावर फैक्टर का यदि लोड है तो उस पर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, और बहुत ज्यादा यदि लैगिंग हो जाए तब नेगेटिव मिलता है। तो अब जो ऑब्जेक्टिव में है, बुकों में जो ऑब्जेक्टिव है वो जीरो या पॉजिटिव देता है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो जीरो हो सकता है लीडिंग पावर फैक्टर पे और पॉजिटिव होगा लैगिंग पावर फैक्टर पे, और नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हो सकता है कि लीडिंग पावर फैक्टर काफी ज्यादा हो, लीडिंग लोड की जो नेचर हो लीडिंग काफी ज्यादा लीडिंग हो। तो ये था अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, हमने आइडियल ट्रांसफार्मर वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखा है और समझने का प्रयास किया। अब हम इसके अगले लेक्चर में जरा सब देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, कि एक ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, और फिर प्रैक्टिकल में उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम 1 by 1 फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर का और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का देखेंगे। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सारे लेक्चर्स ऐसे ही मिलेंगे आपको, सारे लेक्चर 1-1 घंटे के मिलेंगे, एक टॉपिक पे 1 घंटे का लेक्चर, पूरा विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का, कुछ छूटने वाला नहीं है, चाहे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो या फिर थ्योरी से हो।
तो ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।